पता नहीं चलेगा। वसीम जरा थोड़ी सी मेरी तरफ जरा तवज्जो देना। सूद जो है वो अल्टीमेटली एक वक्त था इस्लाम में जब इसको हराम करार दिया गया तो उसकी कुछ रीजंस थी। वो रीजंस क्या थी उसको समझना बड़ा जरूरी है। सूद में हमेशा होता यह था कि वो लोग जिनके पास पैसा था तो वो गरीब तबका जो उनसे पैसा लेने के लिए आता था अमीर तबके से, तो दिन ब दिन अमीर से अमीर तर हो रहा था और गरीब से गरीब तर हो रहा था। मुआशी तौर पे जो मुआशरे में बगाड़ आ रहा था जिसकी वजह से इसको हराम करार दिया गया। ये वो बेसिक और मेन वजह थी जिसकी वजह से इसको हराम करार दिया गया। हमने इसको फिट करना है इंश्योरेंस के लिहाज से कि क्या जितनी भी शराइत जो है इसके ऊपर आ रही हैं क्या वो इंश्योरेंस पे लागू होती हैं कि नहीं होती। और सबसे बड़ी बात या सबसे पहले जो कंडीशन ये है कि असल जर से जायद का मुतालबा। ये वो पहली कंडीशन है, वन बाय वन देखेंगे। जस्ट लाइक बैंक में आप जाते हैं कर्जा लेने के लिए और आप बैंक से कहते हैं कि जनाब हमें इतने पैसे रिक्वायर्ड हैं। लेट्स सपोज आप बैंक को कहते हैं कि मुझे 1 लाख रुपया कर्जे की जरूरत है और बैंक कहती है कि जी ठीक है हम आपको कर्जा दे दे, लेकिन हमारी कंडीशन है कि हमने असल जर से जायद लेना है। असल जर है 1 लाख रुपया जो आपने मुतालबा किया, वो हो गया असल जर। बैंक ने कहा कि हम इसके ऊपर जो है वो 30% मार्कअप लेंगे या 20% मार्कअप लेंगे, तो वो उन्होंने असल जर से जायद का आपसे मुतालबा कर दिया। जब असल जर से जायद का मुतालबा किया और अल्टीमेटली फिर आप बाउंड हो गए, वो 1 लाख रुपया लेके उसके ऊपर 1,30,000 देने के आप पाबंद हो चुके हैं। पहले दिन से ही जो है आप मकरूज से मकरूज तर हो गए, पहले ही आप मजबूर है। एक बंदा जो कर्जा लेने के लिए गया है वो तो पहले ही मजबूर है और दूसरा बंदा जो है उसको पता है कि ये मजबूर है, वो उसकी मजबूरी से फायदा उठाता है। तो बेसिक जो है किसी की मजबूरी से फायदा उठाने का नाम भी सूद के जमरे में आता है। असल में इसको एक्सेस भी कहते हैं, जायद यानी असल जर से जब जायद देगा तो अल्टीमेटली ये पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। और दूसरी चीज अल्टीमेटली उसने फिक्सेशन कर दी, उसने फिक्स कर दिया कि जनाब हम इतनी अमाउंट ही लेंगे। दूसरी चीज कंडीशन भी आ गई, फिक्सेशन। और तीसरा इसके अंदर जो है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जबर का आंसर। जबर का आंसर भी पाया जाए। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जाहिर है कि जिस बंदे ने फिर पैसे दिए या बैंक है, बैंक फिर जनाब डांट डपट भी करती है, अपना जलाल भी दिखाती है कि जनाब हमारे पैसे वापस दो, ठीक है, नहीं तो जो भी अल्टीमेटली वो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो जबर का आंसर तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर जो पाया जाए। ये तीन चीजें जो है जब पाई जाएंगी तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, सूद। और आमतौर पे आपको कैटेगोरिकली ये चीज का इल्म है कि जब आप बैंक से ये पैसे लेने जाते हैं, कर्जा लेने जाते हैं, तो ये तीनों चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं। वो असल जर से जायद का मुतालबा भी करते हैं, वो फिक्सिंग भी कर देते हैं कि जनाब ये आपकी अमाउंट है और इतनी हमने लेनी है, फिक्स्ड है। तीसरा उसके अंदर जबर का आंसर भी पाया जाता है। अब आते हैं स्टेट लाइफ के ऊपर, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। स्टेट लाइफ का जो मुआहदा होता है, क्या किसी भी बंदे ने जो भी ये ऑब्जेक्शन को रेज कर रहा है, क्या कभी उसने पढ़ा है? शाजू नाजरी कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा। तो आपके जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर स्टेट लाइफ ने कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि स्टेट लाइफ जो है वो सम इंश्योर्ड इंक्लूडिंग बोनसेस इफ एनी, सम इंश्योर्ड यानी वो पैसा जो कि आपने या जितनी मालियत की पॉलिसी आपने खरीदी हुई है, जितना आपकी लाइफ के ऊपर रिस्क कवर है, जैसे 50,000 की अगर पॉलिसी है तो उसका सम एश्योर्ड अराउंड 10 लाख रुपए बनता है, उसको कहेंगे हम सम एश्योर्ड। स्टेट लाइफ ने कहा कि सम एश्योर्ड स्टेट लाइफ देने की पाबंद है दो सूरतों में। पहली सूरत क्या है? पहली सूरत यह है कि पॉलिसी मैच्योर हो जाए,
यानी जितनी मुद्दत की पॉलिसी खरीदी गई है, जितनी लेट्स सपोज 20 ईयर की पॉलिसी या अमूमी तौर पे जो खरीदते हैं, 20 साल की पॉलिसी खरीदी गई है और वो मुद्दत मुकम्मल कर जाए तो स्टेट लाइफ सम एश्योर्ड प्लस बोनसेस, यानी उतने साल के जितने भी बोनसेस जो है अगर हो, इफ एनी डिक्लेयर्ड, यानी यहां पर स्टेट लाइफ ने कंडीशन लगा दी इफ एनी, यानी स्टेट लाइफ आपको सम एश्योर्ड और बोनस देने का पाबंद होगा उस सूरत में अगर स्टेट लाइफ को वो बोनस हासिल होंगे। अगर स्टेट लाइफ को नुकसान होगा तो डेफिनेटली स्टेट लाइफ जो है वो नहीं देगा। तो फिक्सिंग नहीं है, असल ज़र से जायद का कोई मुतालबा नहीं। असल ज़र ये है आपका सम एश्योर्ड, असल ज़र की वो क्या दे रहे हैं आपको, गारंटी दे रहे हैं असल ज़र की। जो मालियत आपने अदा करनी है स्टेट लाइफ ने उसी चीज की गारंटी दी है, सम एश्योर्ड की, प्लस बोनस उसने कंडीशनल कर दिया है कि अगर होगा तो हम भी देंगे पॉलिसी होल्डर को, अगर नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो असल ज़र से जायद का जो मुतालबा था वो स्टेट लाइफ भी नहीं कर रहा, पॉलिसी होल्डर भी नहीं कर रहा। पॉलिसी होल्डर भी उनकी इस शर्त को मान रहा है, तस्लीम कर रहा है कि ठीक है अगर आपको हुआ तो दे दीजिएगा, अगर ना हुआ तो ना दीजिएगा, तो मसला खत्म हो गया। यानी पहली जो कंडीशन होती है सूद के लिए उससे हम बाहर निकल आए, क्योंकि स्टेट लाइफ भी असल ज़र की ही गारंटी दे रहा है, जायद का मुतालबा कोई नहीं। तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही सूद के हवाले से। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, फिक्सिंग भी नहीं है। जब स्टेट लाइफ ने कह दिया कि जनाब हम आपको सम एश्योर्ड इंक्लूडिंग बोनसेस इफ एनी डिक्लेयर अंडर, जो भी है ये पूरी की पूरी जो है उन्होंने आपको गारंटी में ये चीज लिख के दे दी कि हम सिर्फ किस चीज का पाबंद है, असल ज़र के। सम एश्योर्ड है आपका पॉलिसी के अंदर, असल मालियत को कहते हैं सम एश्योर्ड, ठीक है। तो ये चीज इसमें से निकल गई, फिक्सिंग भी इसमें से निकल गई। तीसरा, जबर का आंसर कोई है ही नहीं। आपने पॉलिसी कराई है बेशक 20 साल के लिए, आप 10 साल के बाद भी आ जाएंगे स्टेट लाइफ से पैसे लेने के लिए, स्टेट लाइफ आपको आपके पैसे दे देगा, प्लस उस वक्त तक अगर कोई बोनसेस भी हुए साथ अटैच तो वो भी दे देगा। वो ये नहीं कहेगा कि जनाब आपने तो 20 साल की पॉलिसी कराई थी और आप लेने के लिए आ गए 10 साल के ऊपर, या आप लेने के लिए आ गए 15 साल के ऊपर, या इवन आप 5 साल के ऊपर लेने आ गए, तो स्टेट लाइफ जो है आपको कभी भी जबर का आंसर नहीं पाया जाएगा। तो ये तीनों चीजें जो है वो फुलफिल करती ही नहीं है। तो लिहाजा वो लोग जो इसको सूझ समझ रहे थे, ऐसी कोई भी बात इसके अंदर पाई ही नहीं जाती, ठीक। और जाहिर है कि इंश्योरेंस करवाई जाती है एक सोच के साथ, एक पर्पस के साथ, एक मकसद के साथ। वो पर्पस क्या है, अगर बच्चे हमारे छोटे हैं तो आने वाले वक्त में जो बेशुमार जरूरतें हैं उनकी तालीम के लिए, उनकी शादी के लिए, उनके बिजनेस के लिए, या अगर कोई शख्स इस वक्त काम कर रहा है उसने अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग की है, या वो चाहता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, तो वो पैसा जो है वो मेरे लिए माली मावनत का बाइस बनेगा, इन चीजों के लिए इंश्योरेंस करवाई जाती है। इसके बैकएंड के ऊपर एक बड़ा ही पॉजिटिव और बड़ा ही एक शानदार सोच होती है, ठीक। इसमें कोई भी किसी किस्म की कबाहत नहीं है। अब आप लोगों ने ये तीनों चीजों को कोरिलेट कर लिया, आप लोगों को समझ आ गई। अब दूसरी बात, आपकी फाइल के ऊपर भी स्टेट लाइफ ने गारंटी के अंदर ये चीज लिख दी, तो आप वो भी अपने क्लाइंट को, अपने पॉलिसी होल्डर को दिखा सकते हैं कि जनाब ये देखें कहीं पर फिक्सेशन नहीं। आप उनके डॉक्यूमेंट जो है अपने वो पढ़ा सकते हैं, वहां पर आपको नजर आएगा कहीं पर भी फिक्सेशन नहीं है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ जाएगा, ये जो गारंटी है। इसी तरह से आप जो है जब स्टेट लाइफ की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, स्टेट लाइफ की वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे www.statelife.com.pk, वहां पर भी आप लोग जब रेट, इसके जो बोनस रेट है वो भी आप देखेंगे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है वो चेंज हो रही है, उसके अंदर भी वेरिएशन आ रहा है। स्टेट लाइफ के जो बोनसेस हैं, जो स्टेट लाइफ हर साल अपने पॉलिसी होल्डर्स को दे रही है, उसके अंदर भी जो है वेरिएशन आ रहा है। वो खुद स्टेट लाइफ को नहीं पता, खुद स्टेट लाइफ को भी इस चीज का नहीं पता कि अगले साल स्टेट लाइफ को कितना मुनाफा होना है या कितना नहीं होना, कितने पॉलिसी होल्डर हमारे साथ अटैच होने हैं, कितने पॉलिसी होल्डर खुदा न खासा डिमाइस हो जाएंगे, उनके क्लेम्स अदा करने पड़ेंगे, कितनी इंजरीज हैं, उनकी मद में पैसे अदा करने पड़ेंगे। ये तो स्टेट लाइफ को खुद नहीं पता। तो स्टेट लाइफ जो है किसी चीज को फिक्स कैसे कर सकती है?
तो वो लोग जो ये समझते हैं कि डे वन से इनकी ये तमाम बोनसेस और हर चीज फिक्स्ड होती है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस चीज को अपने पल्ले से बांध लें। और इसी तरह से जब आप वो बोनस स्टेट लाइफ की वेबसाइट पे जाएंगे तो स्टेट लाइफ ने डिस्क्लेमर में भी ये चीज कैटेगोरिकली मेंशन कर दी है कि जितने भी बोनसेस है वो गारंटीड नहीं है। इट मे आइदर गो अप और मे आइदर गो डाउन। ये ऊपर भी जा सकते हैं, ये नीचे भी जा सकते हैं। तो इसलिए वहां पर भी आप अपने पॉलिसी होल्डर्स को, अपने क्लाइंट्स को वो चीज भी दिखा सकते हैं जिससे उनका जो एतमाद है वो भी बढ़ेगा। और जाहिर है कि अगर किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। किसी चीज के बारे में किसी को इल्म नहीं है तो फिर उसने ऑब्जेक्शन किया और आप लोग जो है वो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, आप लोगों का ही काम है ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। देखिए अगर ये उनको पता होता तो वो खुद ही आपके पास भी ना आते, वो खुद ही स्टेट लाइफ के ऑफिस में जाते, वहां से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेते। आपके पास उन्होंने क्या करने आना था? चूंकि उनको इल्म नहीं है, उनको एजुकेट करने की जिम्मेदारी हमारी है। बीइंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग कंसल्टेंट, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उनको एजुकेट करें। सबसे पहले तो उनको अप्रिशिएट करेंगे जी ठीक है आपने इस एंगल से भी इसको देखा तो सही, सोचा तो सही। जब उन्होंने सोचा है तो ठीक है, फिर हमारा फर्ज बनता है उनको एजुकेट करें कि बीइंग मुस्लिम, देखें मुसलमान होने के नाते हमारे ऊपर भी ये चीज फर्ज है कि हम इस चीज को समझें और मेंटली रिलैक्स्ड हो। देखिए जब आपके पास इल्म आ जाएगा तो फिर आप परेशान नहीं होंगे, फिर आपका जो दिल है घबराएगा नहीं, फिर आपकी धड़कन तेज नहीं होगी, फिर आपको पता होगा, पुरसकून रहेंगे। आपको पता होगा कि ये जो बात की जा रही है मैं जो है इसको अच्छे तरीके से जानता हूं ये क्या है। फिर आप अपने दूसरे जो भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको आप बड़ी इजीली ये चीजें दिखा भी सकते हैं, प्रैक्टिकली भी दिखा सकती हैं अपने पॉलिसी बॉन्ड्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू। तो ये जनरल एक एंगल है इसको देखने का। तो इसको जो भी शख्स समझता है कि ये सूद है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और अक्सर बेशतर मैंने सुना है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब ठीक है जी अल्लाह की सुपुर्द है, चीजें तो सारी अल्लाह के सुपुर्द है। इंसान जो है वो अपनी जात को अल्लाह की सुपुर्दगी से हटा सकता ही नहीं है। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना और फिर उसकी तेजी को मुकद्दर के हवाले कर दे। यानी एक किसान से बढ़कर तवक्कल किसका हो सकता है कि जो एक बंजर जमीन में जहां पर कोई चीज नजर नहीं आती, वो बंजर जमीन में हल जो है वो चलाता है, पानी डालता है, उसके अंदर बीज बोता है और उसके बाद वो तवक्कल अल्लाह करता है और अल्टीमेटली वो अल्लाह के सुपुर्द कर देता है और अल्लाह पाक की ज़ात उसके तवक्कल के जरिए से वो जाहिर है कि एक शानदार उसमें से सोना निकल आता है। सोना इन अ सेंस जैसे अभी जो भी फसल है वो सोना ही है किसान के लिए। तो देखें यहां पर गौर करें कि अगर उसने वो मेहनत नहीं की, कोई दूसरा शख्स ऐसे ही कह दे ठीक है जी अल्लाह की सुपुर्द है, क्या उसकी जमीन उस जैसी प्रोडक्शन दे सकेगी? कभी नहीं हो सकता। जिसने फसल बोई होगी, जिसने उसकी देखभाल की होगी, उसकी सुपरविजन की होगी, फसल भी उसी की बेहतर होगी। और जिसने सिर्फ ऐसे ही कह दिया बगैर मेहनत के ठीक है जी अल्लाह की सुपुर्द है, तो वो बेशक ऐसे ही गिरा दे कहीं पर, तो वो फिर उसका काम नहीं बनेगा। तो ये चीज समझने की जरूरत है। तो बेशुमार लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से चेंज कर रहे हैं अपनी सोच को, और इसमें किरदार आप लोगों का ही है। आप लोगों ने ही उनको एजुकेट करना है, कोई और बंदा जो है वो ऐसा नहीं है जो उनको एजुकेट कर सकेगा, क्योंकि आप ही की जिम्मेदारी, आप ही की फील्ड है और ये ड्यूटी भी आप ही ने सर अंजाम देनी है। फर्दर किसी का इस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो बताएं सूद के हवाले से। ये मैं जनरल वे से आपको आज एक्सप्लेन किया है ताकि आप फिट कर सकें और कोरिलेट कर सकें, इनका कोरिलेशन क्या है वो आप लोगों को समझ आ सके कि यार ये जो तीन चीजें इसके अंदर पाई ही नहीं जाती, ठीक है, तो इसको फिर अल्टीमेटली सूद कहा भी नहीं जा सकता। होपफुली कि आप लोगों को ये चीज की समझ आ गई होगी।